नमस्कार दोस्तों, एक बुरी खबर है। खबर यह है कि पंडित सुखराम नहीं रहे। अब आप कहेंगे पंडित सुखराम हैं कौन? पंडित सुखराम वही शख्स हैं जिनकी बदौलत हम, आप, आज सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, जो मोबाइल क्रांति भारत में लेकर आए, वो पंडित सुखराम जो नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार में उस समय संचार मंत्री थे देश के। और संचार मंत्री रहते हुए जब देश के अंदर सभी जगह टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन भी लगवाने के लिए आपको बहुत लंबी लाइन होती थी, फहरिस्त होती थी, उसके लिए तमाम आवेदन किए जाते थे, तमाम कोटे होते थे और तमाम तरीके से बड़ी मुश्किलों से फोन लगता था। वेटिंग 3 से 5 साल होती थी। उस दौर की बात कर रहे हैं। और उस दौर में पंडित सुखराम ने मोबाइल की बात की और वो भारत में मोबाइल लेकर के आए। और उन्होंने जब पहली बार मोबाइल शुरू किया तो मोबाइल से उन्होंने सबसे पहली बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से की थी, वो पंडित सुखराम। और वो पंडित सुखराम जिनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और सबने मिलकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई करप्शन की और उनको गिरफ्तार कराया। उनके यहां से 4 करोड़ रुपए जो बरामद हुए उसको लेकर के उन पर तमाम सवाल खड़े किए गए। आज यदि उन 4 करोड़ की बात करें तो आज की डेट में यदि डॉलर के मुकाबले जब हम उसकी तुलना करते हैं तो आज उसकी कीमत करीब 5 लाख के आसपास आती है। तो आप समझिए 5-6 लाख रुपया जो उनके पास से बरामद हुआ उसको लेकर उन्हें बड़ा जाने क्या क्या उनके लिए कहा गया और सारी चीजें इसी बात करेंगे। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पंडित सुखराम शर्मा, उनको 4 मई को मनाली में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें मंडी में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से उन्हें एम्स में रेफर कर दिया गया। शनिवार को वो दिल्ली ले जाया गया। वहां उन्हें भेजने के बाद में जो भेजने के लिए था तो जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम, उन्होंने उनके लिए तत्काल हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया और वो वहां गए और वहां पर उनका एडमिशन हुआ। वहां पर उनका निधन हो गया। अब पंडित सुखराम के जो पोते हैं आश्रय शर्मा, उन्होंने आज यह जानकारी शेयर की। जब उन्होंने यह शेयर की तो निश्चित रूप से पूरे हिमाचल में आज शोक की लहर दौड़ गई है। और स्थिति यह है कि उन्होंने अपने बचपन में अपने दादा के साथ की एक फोटो शेयर की है और उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जो बहन है अर्पिता, वो उसके पति है आश्रय। आप समझ सकते हैं, मतलब आश्रय ने जो विवाह किया है वो सलमान खान की बहन अर्पिता से किया है। और अर्पिता वो लड़की है जो अनाथ थी और सलमान खान ने उन्हें अपनी बहन बनाया और कानूनन बहन बनाया, उनका विवाह भी किया, सब कुछ किया। और पंडित सुखराम के बेटे ने उनसे विवाह भी किया और पूरे सम्मान के साथ। तो ये समझ लीजिए, सुखराम के पोते ने जो लिखा है कि अलविदा दादाजी, अभी नहीं बजेगी, अब नहीं बजेगी फोन की घंटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा को 4 मई को मनाली से स्ट्रोक होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एम्स में बेहतर इलाज के लिए वहां उन्हें शनिवार को दिल्ली ले जाया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया। उन्हें दिल्ली भेजने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ने सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। आपको एक और चीज बताएं, सुखराम 1993 से 1996 तक देश के केंद्रीय संचार मंत्री रहे। तो देश के जब संचार मंत्री बने तो मैंने जैसे पहले बताया कि देश के अंदर टेलीफोन नहीं होते थे सब जगह। और स्थिति यह थी, पंडित सुखराम ने कहा कि टेलीफोन क्या, हम मोबाइल लेके आएंगे। जहां टेलीफोन ले जाने के लिए लाइन बिछानी पड़ रही थी, बहुत सारी चीजें थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने कहा नहीं, हम मोबाइल का करेंगे। और उन्होंने मोबाइल की क्रांति की और उन्होंने बताया कि कैसे वो भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजी लाए। 31 जुलाई 1995 को पहली बार भारत में मोबाइल कॉल की गई। मोबाइल से बातचीत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के बीच हुई। फोन था नोकिया का, उस समय नोकिया के फोन आते थे, आपको याद होगा, बड़े से होते थे।
तो भारत में इसको लाने के पीछे दिलचस्प कहानी भी है जो उन्होंने ने बताई थी। एक बार उन्होंने बताया कि वो दूरसंचार मंत्री की हैसियत से जापान गए। उन्होंने देखा कि ड्राइवर ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और किसी से बात कर रहा था। यह देखकर उन्हें लगा कि यह भारत में क्यों नहीं आ सकती, और वहीं से उन्होंने संकल्प लिया कि वो 1 साल के भीतर इसे भारत में लेके आएंगे। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी इस बात का क्रेडिट देते थे वो कि उन्होंने जिस तरीके से कंप्यूटर क्रांति की थी उसी के कारण मोबाइल को भारत में लाना आसान रहा। जो राजीव गांधी ने आईटी क्रांति की थी और जो किया था उन्होंने कंप्यूटर क्रांति की थी, तो घर घर पहुंचाना आसान हुआ। जब वो आए भारत में तो भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि कैसे वो मोबाइल को लॉन्च करें। तो सुखराम ने अपने विजन के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक जो थे दिग्गज उद्योगपति धीरू भाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बाप थे, से बात की। उन्होंने कहा कि एक दिन मोबाइल फोन इंडस्ट्री काफी प्रॉफिट में होगी, इसलिए आप क्यों नहीं इस पे कुछ काम करते हैं और इसके लिए कुछ करिए। तो इसको लेकर के एक धीरू भाई अंबानी के साथ में उन्होंने बड़ी लंबी चर्चा की, लेकिन कोई पैसा इन्वेस्ट करने को उस समय पहले तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो मनाया और उसका असर हुआ और भारत में मोबाइल को लाने के लिए उन्होंने शुरुआत की। हालांकि वो ये कहते थे कि मैं नहीं जानता था कि कल के दिन मोबाइल में कैमरा भी आ जाएगा। उस समय तो बहुत बड़ी बात थी कि मोबाइल में फोन पर बात हो जाए, मोबाइल उपलब्ध हो जाए, उसकी कनेक्टिविटी बन जाए। तो आप समझिए कि यह स्थिति थी। फिर एक तारीख और जान लीजिए, 1996 देश में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी। दूरसंचार मंत्री उनके थे सुखराम। उनके घर पर सीबीआई रेड करती है। मतलब आप देख लीजिए, सीबीआई तोता नहीं थी, सीबीआई सरकार के ही केंद्रीय मंत्री पर रेड करती है। यह जो अब तोता बनी है, यह दौर आप देख रहे हैं। और तोता क्यों, कुत्ता बनी है। जहां पर मोदी की, शाह की निगाह हो जाती है, उधर सीबीआई कुत्ते की तरह भौंकते हुए पहुंच जाती है और चपेट में ले लेती है। तो तब कुत्ता नहीं बनी थी, तब तोता भी नहीं बनी थी, और तब सीबीआई सीबीआई की तरह काम करती थी, ईमानदारी से काम करती थी, क्योंकि वो कांग्रेस की सीबीआई थी। तो जब सीबीआई का छापा पड़ा तो उनके दिल्ली और मंडी के घरों में जो नोट बरामद हुए उसमें 4 करोड़ के करीब के नोट बरामद हुए। और उसमें इतने बड़े, इसे बहुत बड़ा उस समय भ्रष्टाचार माना गया। और इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखराम जो थे वो घिर गए थे। और स्थिति यह हुई कि इन पैसों का जो स्रोत बताना था और कैसे बताना था वो बताएं, उसके पहले कोई टाइम सीबीआई ने नहीं दिया और उनको गिरफ्तार करके ले गए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सुखराम को सजा भी दिलाई गई, और सजा दिलाने में कांग्रेस के ही बड़े नेताओं का रोल था। पीवी नरसिम्हा राव, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने सीबीआई को बयान दिया था कि बरामद किया गया पैसा सुखराम का ही है। क्या वो बैठे देख रहे थे कि यह पैसा सुखराम का ही है या किसी और का है? लेकिन नहीं, उन्होंने ये बयान जाके दिया अदालत। आप समझिए, सीबीआई को बयान दिया। तो यह स्थिति है, और सुखराम अब इस दुनिया में नहीं है। और पंडित सुखराम 94 साल की उम्र पूरी करके जो इस दुनिया से विदा हुए हैं, तो उनके राजनीतिक सफर पर एक बार लोगों के सामने आ रहा है। 1963 में राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की थी। हिमाचल प्रदेश का वो दिग्गज चेहरा माने जाते थे, लेकिन 1996 में इतना बदनाम हो गए कि आखिरी वक्त तक वो अपने दामन पर लगे दाग को छुड़ा नहीं सके। आप समझ सकते हैं, आज बड़े बड़े घोटाले होते हैं, आपको खबर भी नहीं होती, और यदि खबर हो भी जाती है तो सब कहते हैं अरे क्या है, ये तो राजनीतिक स्टंट है। और तब तो साफ दिखाई दे रहा था कि पार्टी के ही लोग उन्हें फंसाने में लगे थे। तो आप समझिए
गिरफ्तारी हुई तो सुखराम को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। किरकिरी होने लगी तो कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी से निकाल दिया। वह फिर कांग्रेस में आए अभी हाल ही के दिनों में, और आने के बाद में परिवार जो है भाजपा में चला गया था और भाजपा ने सुखराम को अपना लिया था। आप समझिए, वही भाजपा जो उन पर उस समय कीचड़ उछाल रही थी, वही भाजपा जो है अपने उसको जितवाने के लिए, अपने पार्टी में लाने के लिए उनको सबको ले आई थी। उनके बेटे को मंत्री भी बनाया था, अनिल को। तो आज समझिए, मेरे लिए वो बड़ी हर्ष का विषय है, खुशी का मौका है। ये मौके जीवन में बार बार नहीं आते, मगर मेरा बेटा और मैंने कोशिश की कि ये जो परिस्थिति है इसका समाधान हो सके, मगर मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता पार्टी के, उनको मैं इस स्थिति से कामयाब करने में असफल रहा। और आज जो आशय सम्मान पंडित सुखराम जिंदाबाद, 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 पंडित सुखराम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशय शर्मा को पिता का आशीर्वाद है, कोई शक्ति रोक नहीं सकती। पंडित सुखराम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं वीरभद्र सिंह जी से दिल्ली में मिला था और उनसे मैंने माफी मांगी थी कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना मुझे। और आप हिमाचल की जनता से मैं तो ध्यान करता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये होती है। तो सुखराम को सजा होने के बाद 2002 में उन्हें 3 साल की सजा हुई। मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें एक प्राइवेट कंपनी का सामान सप्लाई करने का ठेका दिया था, जिसमें सरकार को 1.66 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ भी नहीं, 1,66,00,000 रुपए का नुकसान हुआ था, यह माना गया। और इसके बदले में उन्हें 4 करोड़ रुपए उनके पास थे। अब आप समझिए, 1,66,00,000 रुपए किसी कंपनी के बचा रहा है, तो उसको क्या वो कंपनी 4 करोड़ रुपए रिश्वत देगी? लॉजिक ही नहीं। लेकिन सुखराम को उसमें सजा हुई। तो आप समझिए, पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें एक प्राइवेट कंपनी को जो ये लाभ देने का मामला था, इसमें यह आरोप लगाया गया था कि यह रिश्वत ली गई। इसमें यह केबल बेचने के लिए ठेका दिया गया था, इसके एवज में यह बताया गया था। फिर तो जो जिस तरीके से उनसे जो ये पैसा बरामद हुआ और सारी चीजें हैं, तो इन सब बातों को लेके विवाद रहा है और तमाम सारे विवाद रहे हैं। तो आप ये समझिए, सुखराम साहब का राजनीतिक कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 5 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता, और मंडी लोकसभा सीट और विधानसभा सीट सब कुछ जो है वहां का राजनीतिक सफर उन्हीं से देखा जाता है। और मंडी के वो सबसे आदरणीय नेता के तौर पे देखे जाते थे। 1997 में हिमाचल में विकास कांग्रेस के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई, हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से। और 1998 में विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर सरकार में शामिल हुए। सुखराम सहित 5 विधायक मंत्री भी बने। बेटे अनिल शर्मा 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 2003 में सुखराम मंडी से फिर जीते और इस बार कांग्रेस से हाथ मिलाया। और 2017 में सुखराम के बेटे के साथ भाजपा ज्वाइन की और 2 साल में ही फिर वापस वो कांग्रेस में आ गए। और आप समझिए, अभी जो है अनिल शर्मा भाजपा के विधायक हैं मौजूदा वक्त में। और सुखराम का राजनीतिक कैरियर देखें तो लगता है कि भ्रष्टाचार में भले ही उन्हें सजा हुई हो, लेकिन जनता ने उन्हें कभी दोषी नहीं माना, क्योंकि जनता मानती थी कि सुखराम ऐसा नहीं कर सकते हैं जो जनता उन्हें जन्म से लेकर मरने तक देखती रही। आज भी, इसीलिए आज पूरा हिमाचल रो रहा है और हिमाचल के आंसुओं को समझना होगा।
एक व्यक्ति जिसको कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी को दुश्मन की जरूरत नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी के दुश्मन खुद कांग्रेस में ही मौजूद रहते हैं, सुखराम उसी का शिकार थे। आपको यह भी जानना पड़ेगा, कांग्रेस की जब जब बर्बादी हुई है, जब जब टूटन हुई है, जब जब उसमें भीतरघात हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, सब कांग्रेस के ही लोगों ने किया है। 1885 में जब कांग्रेस बनी तब से लेकर आज तक कांग्रेस 100 बार टूटी है, और 100 बार टूटी है, और 100 बार उसको तोड़ने वाले कहीं दूसरे बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के अंदर के ही लोग। कभी जो है नरमपंथी के नाम पर, कभी चरमपंथी के नाम पर, कभी स्वराज के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर, कभी सुभाष बोस ने दूरी बनाई, कभी आरएसएस भी उन्हीं से पैदा हुई। आरएसएस के जन्मदाता डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस से ही गए थे। तो आप समझ सकते हैं आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है उसमें आज 50% से अधिक नेता कांग्रेस से गए लोग। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस असल में इस देश की रग रग में है, और कांग्रेस के बिना कोई बात पूरी ही नहीं हो सकती। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखना अपने आप में सबसे बड़ा धोखा है। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। शाम को फिर मिलेंगे कुछ गंभीर चर्चाओं के साथ, और इसके साथ पंडित सुखराम को मैं सादर श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि उनके कारण ही आज मोबाइल क्रांति हुई है और मोबाइल पत्रकारिता भी हो रही है। धन्यवाद।